हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये जो हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे और इसके जो लेक्चर 1 हुआ था, इसमें मैंने अपनी जीएस पेपर 3 की कॉपी को आपके सामने दिखाया था और दिखाया था कि मैं किस प्रकार से जीएस पेपर 3 के आंसर राइटिंग करता हूँ। तो आज और ये जो आगे वाले लेक्चर्स होंगे इसके, आज मैं जीएस पेपर 2 को डिस्कशन करूँगा लेक्चर 2 में। आगे वाले लेक्चर में एक मुझे जीएस पेपर 1 का डिस्कशन करना है और एक जीएस पेपर 4 का डिस्कशन और करना है। इसके अलावा ये तो मैं उन कॉपियों का डिस्कशन करूंगा केवल एक, हालांकि मैंने अच्छी कॉपियां ज़्यादा लिखी हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन की शुरुआत में यानी जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद जब मैंने शुरू में 2-4 कॉपी लिखी थी और जिसमें मुझे अपेक्षाकृत कम मार्क्स प्राप्त हुए थे, मतलब जिसमें बहुत कम वो भी नहीं है, जिसमें 95 से लेके आप कह सकते हैं 105 तक जिसमें मार्क्स मिले थे मुझे, तो मैं उन कॉपियों को भी आपके सामने शो करूंगा और ये दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में किस तरह से मैंने इंप्रूवमेंट प्राप्त किया। तो जिससे आपको भी फायदा होगा, आपको भी पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में इंप्रूवमेंट चाहिए, आप अभी किस लेवल पे हैं, आपको ये भी मिलाने का एक अवसर इससे मिलेगा। इसके अलावा आपको जो अन्य चीज़ों की जानकारी होगी कि एक उत्तर लेखन में क्या क्या अवयव होने चाहिए, वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं दिखाऊंगा मेंस पेपर्स, जो कि मैंने विजन आईएएस में लिखा था जीएस पेपर 2, उसको आपके सामने शो करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी इनोवेटिव चीज़ें की जा रही हैं जो कि आप देखेंगे। मैंने पूरे यूट्यूब पे भी देखा है, मैंने हर जगह चेक किया है, इस तरह से एनालिसिस कहीं पे ये जो आंसर राइटिंग की हो रही है वो कहीं पे किया नहीं जाता है। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हमारा जो आज का टारगेट होगा, उद्देश्य होगा वीडियो का, ये कैसे वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो जो पहली बात है जो मैं सीधे समझाऊंगा अभी एग्जांपल्स के थ्रू, जीएस पेपर 2 के कीवर्ड्स को समझने के लिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कई जगह यूज किया जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं न्याय में देरी न्याय को दफनाने के समान है, जबकि न्याय में जल्दीबाजी भी न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है, जबकि न्याय में जल्दीबाजी न्याय को दफनाने के समान है। ठीक है, इसके अलावा आप जो जीएस पेपर 2 के जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे डीपीएसपीस, इसके अलावा विभिन्न वाद जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे आपको पता होगा केशवानंद भारतीवाद, इसके अलावा कूपरवाद, इसके अलावा कोएल्होवाद, जो कि बहुत फेमस कुछ वाद हैं जिनका प्रयोग आपको जीएस पेपर 2 में हमेशा करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हुसैना आरा खातूनवाद। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ अभी आपको एग्जांपल्स के सामने शो करूंगा। इसके अलावा सेकंड एआरसी का कैसे यूज करना है, सेकंड एआरसी पे इसीलिए मैंने वीडियोस पहले ही बना दिया है कि कैसे पढ़ना है। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैंने उसको अपने जीएस पेपर 2 में यूज किया था। इसके अलावा उत्तर लेखन की हम बारीकियां देखेंगे कि किस प्रकार उत्तर लेखन को करना चाहिए, क्या क्या हर उत्तर लेखन में अवयव होना चाहिए, हम उसको देखेंगे। जीएस पेपर 2 की चुनौतियों को समझेंगे, जो आज का हमारा एक बेसिक प्रॉब्लम है, जो कि मेरे साथ काफी घटित होती है। कई बार मुझे क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होता है कि वाकई में पूछा क्या गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना समय होता नहीं है कि क्वेश्चन को समझने में बहुत अधिक टाइम दिया जाए, तो मुझे जल्दी में कुछ जो भी समझ में आए वो लिखना होता है। लेकिन इस बात को आप भी समझेंगे, आपके साथ भी ये चुनौती होती होगी। जनरली कई बार आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि वाकई में क्या पूछा है, और आप कुछ भी अपने मन से जो आपको समझ में आया वो लिखना चालू कर देते हैं। तो ये एक चुनौती है जीएस पेपर 2 की, क्योंकि कई कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आप अगर 2019 का जो सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसको उठाएंगे तो उसमें पूछा था प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और ये चीज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अब जाके मुझे समझ में आई कि वाकई में है क्या। ठीक है, इसके अलावा उत्तर लेखन के नए तरीके देखेंगे कि कैसे मैंने उत्तर लेखन में केस स्टडी डाली थी, उसको दिखाऊंगा। क्या सुधार किए जा सकते हैं उत्तर लेखन में और कैसे सुधार करते हैं। ठीक है, यानी ये जो आंसर राइटिंग जब मैंने की थी, और आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 116 मार्क्स 115.5 मार्क्स मिले जीएस पेपर 2 में, और अगर मेरे इतने मार्क्स आ गए, आपने जीएस पेपर 3 में भी देखे होंगे 115 मार्क्स के आसपास मिले थे। जीएस पेपर 1 में मेरे सबसे खराब परफॉर्मेंस रहता है और जीएस पेपर 1 में मुझे 100 से 105 मार्क्स के बीच में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जीएस पेपर 1 की जो हिस्ट्री का जो एक टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो मुझे समझने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जीएस पेपर 1 भी आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के अगर मेरे मार्क्स को देखेंगे तो ये मिला के मेरे टोटल जीएस 1, 2, 3, 4 मिला के मेरे 470-80 के मार्क्स के करीब बनते हैं टेस्ट सीरीज में। अगर इसमें मुझे 50 नंबर कम भी मिले असली एग्जामिनेशन में,
तो भी आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट में एक एग्रेसिव सुधार आने की उम्मीद है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, जैसे मैं आपको एक बात जो बताना चाहता था कि मान लीजिए आपने ये पेपर दिया और मेरे 115 मार्क्स आए, तो क्या मैं ये सोच लूं कि अब इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, अब बस हो गया, 115 मार्क्स आ गए, अब तो बहुत है, खुश हो जाओ। आपको ये बात समझना होगा कि इंप्रूवमेंट एक सतत प्रक्रिया है। इस पेपर को देने के बाद भी हम सीखते हैं कि वाकई में और क्या चीजें की जानी चाहिए। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका पीडीएफ है, ठीक है, अच्छा एक जो चीज है और मुझे डिस्कशन करनी है इसमें, कुछ ट्रिक्स जैसे मैंने कुछ अपने लिए ट्रिक्स बनाई हैं, वो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहूंगा कि मैं इन चीजों का यूज कैसे करता हूं फ्रीक्वेंटली आंसर राइटिंग में, और आपसे भी कहूंगा कि आप यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम आती है, अभी हम देखेंगे कोई आता है कि भारत में ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, उसके कुछ सुझाव दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, आंख बंद करके लिखता हूं कि यूके जर्मनी में किए जा रहे इन कामों के आधार पर भारत में भी लागू करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रास्ते में बहुत आगे निकल चुके हैं। एक परिपक्व लोकतंत्र आपको मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज में, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी बहुत फेमस हैं। तो आप कुछ कोट करिए तो गलत नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा सही ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक दूसरी ट्रिक्स है जो कि हम आंसर राइटिंग में डेली देख ही रहे हैं, हेल्पलाइन मोबाइल ऐप और सिविल समाज की भागीदारी। ये आपको अधिकतर क्वेश्चंस के निष्कर्ष में सेम चीजें हो जाएंगी कि हमें क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर बनाने हैं। जैसे मान लीजिए ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो ड्रग्स की प्रॉब्लम कैसे समाप्त करेंगे, हेल्पलाइन नंबर बनाएं, मोबाइल ऐप दें और सिविल समाज की भागीदारी बढ़ाएं। महिला तस्करी है या फिर आप कह सकते हैं जो मानव तस्करी है, उसके समस्या के समाधान के लिए सेम। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स में प्रॉब्लम है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी सेम समाधान। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। इन ट्रिक्स को अगर आप रट लेंगे तो इससे क्या फायदा होता है, आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ जाती है। और आप जनरली देखेंगे ये पेपर मैंने 3 घंटे में अटेम्प्ट किया है, 1-2 प्रश्नों को छोड़ के मैंने लगभग सभी प्रश्नों में कंटेंट अच्छा लिखा है। उन 1-2 प्रश्नों में भी क्यों नहीं लिख पाया हूं, क्योंकि 3 घंटे का समय समाप्त हो जाता है, चाहे आपकी राइटिंग स्पीड कितनी भी अच्छी हो। लेकिन अगर आप पर क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रति क्वेश्चन मैंने लगभग 170 वर्ड 150 शब्दों के प्रश्न में और 270 वर्ड 250 शब्दों के प्रश्न में लिखे हैं। तो ये स्पीड जो है वो कैसे आती है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन लगभग मेरे रटे हुए हैं, निष्कर्ष है वो लगभग मैंने पहले से सोच रखा है दिमाग में कि निष्कर्ष मुझे यही लिखना है। तो केवल मेन बॉडी मुझे समझनी होती है और मेन बॉडी राइट करना होता है, एग्जाम में आपका काम आसान कर देता है। हम देखेंगे आईआर के प्रश्नों में कैसे जानकारी के बजाय आपके समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे एक प्रश्न में 5.5 मार्क्स मिले हैं 10 में से। उस प्रश्न में मुझे 1-2 चीजें छोड़ के कुछ आती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं इन अभ्यास के माध्यम से आप देखेंगे। तो देखिए, मुझे पहले मैं कुछ कमियों को भी दिखाता हूं। प्रश्न संख्या 4 में 3 मार्क्स मिले हैं, इसके अलावा बाकी सब में तो एवरेज प्लस ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में 3.5 मार्क्स। ये मुख्यतः इसलिए हुआ था कि जो क्वेश्चन आया था वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आपसे बताया था, आपने जीएस पेपर 3 देखा होगा तो मैंने बताया था मैं पहले 11 से लेकर 18-19 तक राइटिंग करता हूं, उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से शुरू करता हूं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तीनों में आप देखेंगे 5.5 नंबर, लेकिन जो चौथा प्रश्न है वो मुझे आ ही नहीं रहा था। अब जब आ ही नहीं रहा है तो उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको कुछ तो लिख देते हैं, तो उसमें 3 नंबर। इसके अलावा फिर आप देखेंगे 11, ये वाकई में फिर से मुझे नहीं आ रहा था, अब अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस तरह से हम फिर आप देखेंगे लगभग सब में 7.5 और एक प्रश्न संख्या 16, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 जिसमें मुझे 3.5 मार्क्स ही मिले हैं। ये भी आप देखेंगे कि ये मैंने बिल्कुल गलत समझ लिया था, प्रश्न की मांग कुछ और थी और मैंने समझा कुछ और था। ठीक है, तो मैंने वही बताई आपसे, पहली चुनौती यही कि सबसे बड़ी बात जो होती है प्रश्न समझ में ही नहीं आता है, जो जीएस पेपर 2 की एक बड़ी चुनौती है, खास करके जिसका बार बार मेरे सामने जो बार बार एक चुनौती के रूप में आया है कि मुझे प्रश्न समझ में ही नहीं आए कई बार कि इसके आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, तो हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे जो मुझे विजन आईएएस ने जो कमेंट दिए हैं, आपने सभी प्रश्नों का हल करने का सराहनीय प्रयास किया, ऐसा ही प्रयास अपेक्षित है। देखिए इन्होंने कुछ कमियां बताई हैं, मैं सीधे कमियां दिखाता हूं, सुधार के बिंदु। ठीक है, जो अच्छाइयां हैं वो तो मैं भी प्रश्नों के साथ डिस्कशन कर ही लूंगा। ठीक है, सुधार के बिंदु आपको दिखाता हूं और आप यही समझेंगे कि देखिए जो दृष्टि है और जो विजन है, इन दोनों के आंसर कॉपी चेकिंग में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, उन लोग में ऐसा आपको कमेंट्स नहीं मिलेगा, इतनी डिटेल में चेकिंग नहीं मिलेगी, जबकि विजन की कॉपियों में जनरली चेकिंग बहुत डिटेल में और आराम से की जाती है। तो आप देखिए इन्होंने क्या लिखा, उत्कृष्ट भूमिका लेखन हेतु भूमिका में कीवर्ड को परिभाषित करें। ठीक है,
तो क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 4 और 16 को देखें। इन्होंने बताया कि प्रश्न संख्या 4 और 16 को देखिए, और जब आप इस तरह की एनालिसिस आपकी कोई आंसर कॉपी की कर दे तो सुधार के लिए आपको केवल उन्हीं चीजों पे फोकस करना होता है। और बेसिकली आप क्या करते हैं, इन पन्नों की एक फोटोकॉपी रख लेते हैं और एग्जाम के 1 महीने पहले से इन चीजों को बार बार एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी चीजें जो कमियां थी वो इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं। यानी आप जो सतत फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जिसको हम कहते हैं फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं, कि आप अपनी चीजों को बार बार देख रहे हैं, बार बार एनालिसिस करके बार बार देख रहे हैं, कमियां सुधारे फिर पहुंचे, फिर कमियां सुधारे फिर पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी होता है आपके आंसर राइटिंग में। लिखा है, वैसे तो उत्तर की अंतर वस्तु में अच्छे बिंदु हैं, फिर भी प्रश्न संख्या 11-16 के तहत प्रस्तुत भागों पर पर्याप्त विस्तार करें। प्रश्न संख्या 4, 10, 11 के तहत ठोस एवं महत्वपूर्ण बिंदु दें। भाई सीधी बात है, जो प्रश्न आएंगे नहीं उनको कैसे देंगे, लेकिन इनका तो काम है बताना, तो ठीक है हम देखेंगे अभी आंसर राइटिंग में। फिर उन्होंने कहा है, उत्तरों में मानचित्र, ग्राफ के अतिरिक्त डायग्राम, फ्लोचार्ट का भी प्रयोग करें। ठीक है, ये सजेशन इनका और है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने देखिए, इन्होंने जो विजन आईएएस ने कमेंट में लिखा है, शब्दों में सीरो रेखा का प्रयोग करना अनिवार्य है। यानी कई लोग को डाउट होता है कि सीरो रेखा का प्रयोग करें कि ना करें। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा, विजन आईएएस ने देखिए कमेंट में लिखा है कि सीरो रेखा का प्रयोग करना अनिवार्य है। हालांकि मैंने कभी किया नहीं, मैंने मेंस में, फिर भी मुझे सीधे बात थी कि अगर मैं सीरो रेखा का प्रयोग करता तो मेरे 3 घंटे में आंसर राइटिंग खत्म ही नहीं हो पाती। तो मैंने इसीलिए सोचा यार सिलेक्शन नहीं होना है तो कम से कम अपने खुद की संतुष्टि के लिए तो कम से कम मैं सीरो रेखा नहीं खींचूंगा, ताकि मुझे एग्जाम में इतना तो लगे कि हाँ मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ। और 2 महीने जो रिजल्ट के बीच का जो गैप होता है मेंस देने के, और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं कम से कम चैन से रहूंगा कि ठीक है मैंने कुछ तो लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न था, हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्नों को आपको समझाऊंगा नहीं, केवल कमियां और सुधार आपसे डिस्कस करूंगा, और जो हमने ऊपर देखी हैं चुनौतियां वो। तो देखिए पहला प्रश्न है, नीति आयोग की संरचना और प्रकारों का उल्लेख कीजिए, साथ ही इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न ये है, यानी 3 चीजें पूछा है। पहला, नीति आयोग की संरचना और उसके प्रकार और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर टिप्पणी। तो देखिए मैंने क्या बताया, संरचना को सीधे फ्लो डायग्राम से देखिए सीधे बताया। आयोग की संरचना, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 6 केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य विशेषज्ञ सदस्य। मैंने सीधे ये संरचना बताई, इन्होंने लिखा गुड, यानी पहला पार्ट कंप्लीट। और देखिए बहुत शॉर्ट में कंप्लीट होता है पहला पार्ट। दूसरा प्रकार सीधे मैंने बताया, क्या, सहकारी प्रतिस्पर्धी संवाद, विकेंद्रित नियोजन, ग्राम स्तरीय योजनाओं को प्रशासक तक पहुंचाना। ठीक है, नवाचार एवं उद्यमिता के रूप में कार्य करना। फिर समकालीन प्रासंगिकता, मैंने सीधे बता दिया समकालीन प्रासंगिकता क्या है, उसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देखनी है। प्रासंगिकता मैंने बताई, योजना आयोग के पास शक्तियों का अधिक केंद्रीकरण था, जिससे संघीय व्यवस्था में राज्य समस्या महसूस कर रहे थे, नीति आयोग की समस्या को दूर करता है। यानी नीति आयोग की प्रासंगिकता क्या है, संघीयता वाली जो हमारी संविधान की व्यवस्था है उसको यह बहुत बढ़िया से सुशोभित करता है। फिर मैंने कुछ सूचकांकों के नाम लिखे, जैसे समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, एसडीजी डैशबोर्ड इंडेक्स, जिला अस्पताल सूचकांक। मैंने बताया इनके माध्यम से यह प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा देता है, और ये आप प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो इन चीजों का आप ध्यान में रखते हैं। तो मैंने देखिए ये चीजें बताई हैं। एक बार मैं जो सजेशन देना चाहूंगा, आजकल यूपीएससी में ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर 2019 का अगर आप पेपर उठाएंगे, 2019 का पेपर जो कि मुझे याद है, सीधे सीधे आरपीए 9051 में क्या क्या प्रावधान है जो एक आदमी को निरअहर घोषित करते हैं, मतलब जो एक आदमी की संसद में जो चुनाव लड़ने की योग्यता है उसको समाप्त करते हैं। सीधे सीधे आपसे टू द पॉइंट प्रश्न पूछा गया है। देखेंगे जीएसटी का सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया कि जीएसटी से क्या अपेक्षित था, क्या किया गया, जीएसटी क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे आजकल सीधे स्टैटिक पोर्शन, जो जीएस पेपर 2 की एक खास बात है कि स्टैटिक पोर्शन खूब पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जामिनेशन में। और मैं कहूँ अगर पॉलिटी के आप प्रश्न देखेंगे तो स्टैटिक पोर्शन ही पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 2018 में लोक लेखा समिति हो, 2017 में ये आपकी प्राक्कलन समिति हो, ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आजकल जीएस पेपर 2 में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों में सीधे रट्टा मारना चाहिए। और रट्टा क्या मारना चाहिए, जैसे मैं बताता हूं नीति आयोग के बारे में। एक तो मैंने संरचना को बिल्कुल रट्टा मारा हुआ है, दूसरा जिसके प्रकार हैं मैंने 1 2 3 ये प्रकार एकदम रट्टे मारे हुए थे। मुझे बिल्कुल याद था कि देश में सहकारी प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा देना, दूसरा काम ये चैनलों के माध्यम से ग्राम स्तरीय योजनाओं को प्रशासक यानी उच्च केंद्र स्तर के जो प्रशासक है वहां तक पहुंचाना, और जो तीसरा कि नवाचार एवं उद्यमिता के केंद्र के रूप में काम करना। इसके बाद के 2 पॉइंट मैंने बना के लिखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये 3 प्रकार नीति आयोग के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और मैंने इसी तरह से चीजों को याद किया है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक है, अब हम इस प्रश्न के माध्यम से एक चुनौती का समाधान करेंगे। क्या है वो,
कि कैसे सुधार किए जाएं, उत्तर लेखन में क्या सुधार किए जा सकते हैं और कैसे सुधार किए जा सकते हैं। तो एक बार मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखाता हूं। देखिए दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, ये बात आपसे प्रश्न में पूछी गई है कि ये जो लंबित मामले हैं इनको कम करने के लिए जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है इनकी कार्यप्रणाली क्या है और इसकी आपको मुख्यतः आलोचनात्मक विवेचना यानी उसकी आलोचना और पक्ष में और विपक्ष में तर्क देना है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए मैंने लिखा आंसर, भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली में लगभग 3 करोड़ केस लंबित चल रहे हैं जो न केवल न्याय से वंचित करता है बल्कि व्यापार सुगमता में भी बाधक है। इन्होंने लिखा है अच्छी भूमिका। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, भूमिका अच्छी है। यहाँ पे भी आप कमेंट देखेंगे, मैंने कार्यप्रणाली में सीधे डिस्कशन किया है तो यहाँ पे कमेंट में गुड लिखा है। मैंने कार्यप्रणाली में यहाँ पे आप देखेंगे अनुच्छेद 39A यानी क्या होता है निःशुल्क न्याय की प्राप्ति, इसका प्रयोग किया है। यानी आप देखेंगे जो जीएस पेपर 2 के जो कीवर्ड है जिसको मैंने शुरू में ही डिस्कशन किया था डीपीएसपीज, देखिए आप हर प्रश्नों में देखेंगे मैंने डीपीएसपीज का प्रयोग किया है, मैंने एआरसी का प्रयोग किया, अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये पेपर 2 के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको आपको हर पेपर में हर क्वेश्चन में कोशिश करना चाहिए किसी भी तरह भिड़ाने का। जैसे मैंने क्या लिखा, पूछा था फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रणाली की आलोचनात्मक विवरण देना है, यानी आपको उसके पक्ष में तर्क देना है कार्यप्रणाली के और उसके विपक्ष में तर्क देना है। तो पक्ष में तर्क मैंने क्या दिया कि वंचित वर्गों को यह विशेष लाभ देता है तथा तीव्र एवं निःशुल्क न्याय प्राप्ति के लक्ष्य अनुच्छेद 39A की पूर्ति करता है। तो डीपीएसपी में जो वर्णित है उसकी पूर्ति करता है, तो मैंने सीधे यहाँ पे बताया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पे बात है, मैंने अन्य चीजों को बताया, इन्होंने लिखा अच्छे बिंदु, अच्छा प्रयास आखिरी में लिखा और लिखा कि 5.5 नंबर, 5.5 नंबर फिर बहुत अच्छी बात है। लिखा भी है इन्होंने कमेंट में कि आपने बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझा है। ठीक है, आगे की राह में मैंने कुछ सरकारी योजनाओं को बताया था जैसे लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्यूरो सिस्टम। आप एक बार प्रश्न को पढ़ें और फिर से समझने का प्रयास करें। मैं मुख्यतः जो डिस्कशन करने का बिंदु है कि मैंने ये आंसर लिखा, अब अगर 5.5 नंबर मिलते तो हो सकता था मैं बहुत खुश हो जाता कि यार ठीक है अब तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट के चांस नहीं है। लेकिन जब मैंने विजन का मॉडल आंसर, जो इसका मॉडल आंसर भी होता है कॉपी का, उसको देखा तो मुझे समझ में आया इंट्रोडक्शन में और अच्छा बना सकता था। और इंट्रोडक्शन में और अच्छा क्या कर सकता था, इंट्रोडक्शन में एक लाइन का लिख सकता था कि हुसैना आरा खातून वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीव्र न्याय को, ठीक है, तीव्र न्याय को क्या माना गया है, मूलभूत संरचना मानी गई है। ठीक है, जिससे वर्तमान फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली में जो डिले हो रहा है, जो समस्याएं हैं, उसमें काफी प्रश्न खड़े होते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन को हुसैना आरा खातून वाद से कोट कर सकता था और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाता जब मैं इससे कोट करता। क्यों? क्योंकि जो जीएस पेपर 2 के जनरली जो एग्जामिनर है, आपको पता होगा पॉलिटी लोगों में बहुत प्रसिद्ध है और पॉलिटी लोग बहुत ढंग से पढ़ते हैं। जनरली एक पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं और इसके आंसर में आपको एज अगर लेना है, आपको एक्स्ट्रा एज अगर लेना है तो आपको बेसिकली इनके कीवर्ड्स को यूज करना होगा। अगर आपको ज्योग्राफी का आंसर लिखना है तो आपको ज्योग्राफी में मैप बनाना अनिवार्य है। अब आप कहें कि यार मुझे मैप बनाने आता ही नहीं है, आप कहें कि मुझे भारत का मैप बनाने आता ही नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कौन से पेपर की मांग क्या है। ठीक है, जैसे आप देखें अगर जो जीएस पेपर 2 है इसकी मांग है कि आप कुछ केसों को याद करें जो वाद हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था हुसैन आरा खातून। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे अभी हाल में ही चंद्रशेखर वाद काफ़ी फेमस है, फिर जस्टिस पुट्टा स्वामी जो निजता के अधिकार को देता है। ऐसे ढेर सारे वाद हैं जिसमें हो सकता है कि मैं आने वाले समय में जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आपसे एक बार चर्चा करूंगा कि कौन कौन से जो वाद हैं वो आपको याद रखने चाहिए मेंस के आंसर राइटिंग में। मैं उस पर एक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपको ये अभी बात समझनी होगी, ठीक है, कि पेपर 2 के लिए पेपर 2 के कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में निचली अदालतों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिए। तो देखिए मैंने सीधे बोला इंट्रोडक्शन में कि भारत एकीकृत न्याय प्रणाली का पालन करता है, ठीक है, और इन्होंने लिखा है गुड इंट्रोडक्शन। मैंने फिर से संरचना बना दी, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पे सिविल और आपराधिक न्यायालय। सीधे मैंने बताया टू द पॉइंट, मैं सीधे गया कि वर्तमान में निचली अदालतें निम्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं और बताया 3 करोड़ से अधिक लंबित मामले। जहां पे सुधार आप एक ये कर सकते थे, ये जो मामले हैं आपको दिखाने हैं, ठीक है, आप चाहें तो एक ये जो कर्व होता है, ठीक है, इसके माध्यम से दिखाते हैं। इस कर्व का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है,
वेन डायग्राम जो होता है आप इससे दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है 0.1% केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ठीक है। 92% केस आपके अधीनस्थ न्यायालय, जो इसमें प्रश्न पूछा गया अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हैं, और बाकी बचे जो 8% के लगभग केस हैं वो आपके हाई कोर्ट में लंबित हैं। तो ये चीज जो मैंने यहाँ पे बताई कि लगभग 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, इसके बगल में मुझे एक ये जो वेन डायग्राम है ये भी बना देना चाहिए था। इसके अलावा आप देखेंगे, मैंने PDF अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दिया है, तो आप देखेंगे कि मैंने बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कशन किया, इन्होंने लिखा है, अच्छे बिंदु हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सजेशन में भी अच्छा दिया, ई गवर्नेंस का प्रयोग, ठीक है, ये सब मैंने बातें बताई हैं। यहां पर देखेंगे आप 5.5 मार्क्स मुझे फिर से मिले, यानी शुरू के तीनों प्रश्न में मुझे एवरेज प्लस मार्क्स हमेशा मिले हैं। अब मैं आता हूं जो प्रश्न मुझे समझ में ही नहीं आया था, जिसकी मैं चुनौतियों का हमेशा सामना GS पेपर 2 में करता रहा। आप इस प्रश्न को देखें। प्रश्न पूछा गया, कानूनों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए विधि निर्माण पश्चात समीक्षा की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। बेसिकली प्रश्न पूछना चाह रहा है कि विधि निर्माण जब हो जाती है, मतलब विधि निर्माण खत्म हो गई, अब बाद में उसका स्क्रूटनी, निर्माण के बाद उसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया को वर्तमान में औपचारिक बनाया जाए। क्या भारत में आवश्यक है? वर्तमान अगर भारत को देखा जाए, वर्तमान भारत की परिस्थितियों को देखा जाए, तो क्या वर्तमान भारत में ये आवश्यक है? ये प्रश्न में पूछा गया है, और मैंने क्या किया, प्रश्न को गलत समझ लिया। मेरे दिमाग में कुछ चीजें जो प्री रूप से निर्मित है, मैंने प्रश्न उस हिसाब से समझ लिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी पूछा है, मैंने प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के हिसाब से आंसर लिख दिया। मैंने क्या लिखा है आंसर, मैं आंसर आपको समझा देता हूं। मैंने क्या लिखा, मैंने आंसर में ये लिखा है कि विधि निर्माण से पहले क्या करना चाहिए, सिविल सोसाइटी से बातें करनी चाहिए, ठीक है, संसदीय समितियों में भेजाना चाहिए। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मैंने क्या लिखा, उदाहरण आरटीआई संशोधन में न ही स्थायी समिति के पास भेजा गया, न ही सार्वजनिक परामर्श मांगा गया, ठीक है, मैंने दोनों चीज बताई, और तीव्र गति से कानून पारित कर दिए गए। बात ये समझना है, प्रश्न की मांग ये नहीं थी, यहां पे मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने क्या लिखा, आप देखेंगे यहां पे इन्होंने कमेंट किया भी है, पूछा ये था ही नहीं। पूछा क्या था कि पोस्ट लेजिस्लेटिव, आपने कानून बना दिया, जैसे आपने SC/ST एक्ट बना दिया, आपने दहेज प्रथा पे एक्ट कोई बना दिया, ठीक है। अब क्या उसके बाद उसकी समीक्षा की जानी चाहिए? तो अवश्य की जानी चाहिए। आप समझ सकते हैं, सीधे सीधे बात है, क्यों समीक्षा करनी चाहिए? कानून में जो कमियां रह गई हैं, जो नट बोल्ट ढीले रह गए, मान लीजिए SC/ST पे आपने कानून बनाया और आपको पता चल रहा है कि SC/ST इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं जनरली, ठीक है, तो कमियों को बार बार सही किया जाए, अपडेट किया जाए जो कमियां थी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर जो फॉरेन की कंट्रीज हैं, जैसे UK, जर्मनी, यहां पे क्या होता है, कानून पहले से एक्सपायरी डेट होती है। जैसे आप देखेंगे जो वर्तमान विधि आयोग बना है, विधि आयोग 22वां, ठीक है, 22वां विधि आयोग अभी निर्मित हुआ है। आप देखेंगे विधि आयोग 22वां को एक कार्य दिया गया है कि आप बताएं कि कौन कौन से कानून अप्रचलित हो चुके हैं। तो अपने यहाँ यानी भारत में ये काम करता है विधि आयोग, बताता है कि ये कानून अब अप्रचलित हो चुके हैं, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे क्या है, पहले से फिक्स है कि 20 सालों में, 25 सालों में, 10 सालों में इस कानून की एक्सपायरी डेट हो जाएगी, यानी उसके बाद अगर नया कानून नहीं पारित किया तो अपने आप एक्सपायरी हो जाएगा वो कानून। तो इस बात को आप समझें, प्रश्न में मांग ये थी और मैंने लिखा गलत है, ठीक है। बाकी आप प्रश्न में जो मैंने उत्तर लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं स्वयं से, ठीक है। हालांकि इन्होंने 3 मार्क्स दिए हैं, अब इसका कारण भी क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने कुछ आपसे बताया कि निष्कर्ष अच्छा हो गया, निष्कर्ष काम कर गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा अनावश्यक चर्चा, क्योंकि जब मैंने प्रश्न ही गलत समझा था तो चर्चा तो अनावश्यक करूंगा ही, ठीक है। हाँ, प्री और पोस्ट लेजिस्लेशन में 1-2 चीजें कॉमन हो जाती हैं, जैसे क्या कि सार्वजनिक जो आप कह सकते हैं निकाय हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो सामाजिक संगठन है, ठीक है, जो NGOs हैं, उनके साथ डिस्कशन करना, सिविल समाज की भागीदारी करना, ये दोनों में कॉमन हो जाता है, चाहे प्री लें चाहे पोस्ट लें। इस वजह से कुछ चीजें मैच कर गई। ट्रिक्स के रूप में जो मैं आपको बताना चाहता था, प्रभावशीलता वृद्धि हेतु यूरोपियन देशों UK, जर्मनी आदि की तर्ज पर सार्वजनिक परामर्श की अनिवार्यता की जा सकती है। तो मैंने ये कहा कि वहां पर सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य है, आपको यहां भी ये करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा क्या है, ट्रिक है। मैं अधिकतर क्वेश्चन में सुझाव देते समय इन चीजों का यूज करता हूं, और आप मानेंगे नहीं, जब मैंने इसका मॉडल आंसर देखा तो मैं देख के चकित रह गया। वहां पे भी जर्मनी का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जर्मनी में ऐसा किया जाता है, सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाई जाती है, तो यहां भी ऐसा करना चाहिए।
तो कुल मिलाकर ये ट्रिक्स आपको अनुभव से आएगी। जब आप आंसर राइटिंग की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है भारत में ई गवर्नेंस की प्रभावशीलता में सुधार लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता की विवेचना कीजिए। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत में ई गवर्नेंस की प्रभावशीलता में सुधार किस प्रकार कर सकता है। तो यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो ई गवर्नेंस भारत में वर्तमान में लागू है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ प्रभाव में कमियां हैं। इसी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से प्रयोग किया जाए, ये प्रश्न की मांग है। तो आप देखेंगे मैंने प्रश्न की मांग को बहुत अच्छे से समझाया कि ई गवर्नेंस लागू होने के बावजूद यह प्रणाली अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, प्रक्रियाओं की पुनर्इंजीनियरिंग का अभाव, भौतिक कार्यों पर अधिक जोर, वहनीयता एवं पहुंच के अभाव से जूझ रही है। तो मैंने ई गवर्नेंस की जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसको बता दिया। अब आप सोचेंगे ये चुनौतियां मैं कहां से लाया, ये चुनौतियां मैं सेकेंड ARC के रिपोर्ट से लाया। सेकेंड ARC की रिपोर्ट में नेशनल ई गवर्नेंस जो प्रोग्राम है जो भारतीय सरकार ने लागू किया था 2006 में, उसकी कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। क्या चुनौतियां बताई गई थी कि अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप है, हमने क्या किया, सब चीजों को ई कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, लेकिन हमने उन प्रक्रियाओं पे ध्यान नहीं दिया, यानी जिसको कहा जाता है प्रोसेस इंजीनियरिंग, लिखा है ना पुनर्इंजीनियरिंग, प्रोसेस री इंजीनियरिंग पे काम नहीं किया। हमने क्या किया, सारी फाइलों को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन अभी भी भौतिक सत्यापन ही होता है। देखिए लिखा है भौतिक कार्यों पर अधिक जोर, भौतिक सत्यापन अभी होता है। वहनीयता एवं पहुंच का अभाव है, पैसे अधिक लगते हैं, जो आदमी जाएगा तो उससे पैसे अधिक चार्ज होते हैं। इसके अलावा पहुंच का अभाव है, पहुंच का अभाव कई तरीके से है, न केवल आप देखेंगे जो ई गवर्नेंस में लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम होती है, अब धीरे धीरे सही हो रही है। उदाहरण के तौर पे आप भीम 2 ऐप देखेंगे तो भीम 2 ऐप में एक सबसे खास बात जो मैंने देखी कि भोजपुरी, कोंकणी, हरियाणवी ये सब नई भाषाओं का भी उसमें समायोजन कर लिया गया है। लेकिन जो भारतीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम है, जो इसमें समस्या एक ये है कि इसमें स्थानीय भाषाओं में बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ी, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया कि किस तरह से पढ़ना है, ये बहुत काम की यहाँ पर आई। इन्होंने क्या सजेशन दिया है, छोटे वाक्य के पैराग्राफ में। ठीक है, तो सीधी बात है, अच्छी बात है इनकी। 150 शब्दों का प्रश्न है, लेकिन अब मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया था तो मैं बीच में ब्रेक कर नहीं सकता था, तो मेरी मजबूरी है। हालांकि यहाँ पे मुझे सीधे इंट्रोडक्शन में शॉर्ट आना चाहिए था और क्या लिखना चाहिए था, ई गवर्नेंस का प्रयोग तीव्रता से बढ़ने के बावजूद यह समस्याएं, यह जो प्रोग्राम है यह इन समस्याओं से जूझ रहा है। मुझे सीधे ये बात पे डिस्कशन करनी चाहिए थी, 20 से 25 शब्दों में इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए था। लेकिन वही बात है, जब आप फ्लो में रहते हैं, आपने प्रश्न पढ़ा और तुरंत आंसर राइटिंग शुरू कर दी, तो एक आध चीजें थोड़ी सी आपकी कम अधिक होती हैं। हर प्रश्न में ये बात आपको मान के चलना है, हर प्रश्न में आप अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये भी आपको मान के चलना है कि मैक्सिमम प्रश्नों में जब आप मैक्सिमम देंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने चीज़ों को बताया है कि कैसे कैसे। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा अपने आंसर राइटिंग में जो खास बात है कि मैंने उदाहरण का खूब प्रयोग किया है। आप देखेंगे खूब उदाहरण का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पे देखिए पासबुक प्रिंटिंग, खाते की जानकारी, AI का प्रयोग, बैंकों में भीड़ की समस्या का समाधान। देखेंगे लिखा है वॉइस रिकॉग्निशन सेवाएं। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे मैंने एग्जाम्पल्स का प्रयोग खूब किया है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने लिखा है प्रस्तुतिकरण सुधारिए और फिर 5 नंबर दिए हैं, बोले हैं कि मांग की समझ अच्छी है। तो सीधी बात है, प्रश्न के सभी पॉइंट्स को मैंने कवर किया, लेकिन इंट्रोडक्शन वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोक शिकायत निवारण प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बावजूद उनकी प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली विभिन्न सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रभावशीलता भी सीमित बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने फिर से कई कीवर्ड्स का यूज किया है, जैसे सेवोत्तम मॉडल। ठीक है, और आपने सेकेंड ARC का अगर वीडियो देखा होगा उसमें मैंने ये चीज डिस्कशन की थी। सेकेंड ARC के कीवर्ड मैंने यहाँ पे देखिए यूज किए हैं। सिटीजन चार्टर का प्रयोग, ये भी सेकेंड ARC का यूज किया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो सिटीजन चार्टर को समयबद्ध अद्यतन का अभाव है, ये भी सेकेंड ARC का स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकेंड ARC कहता है सिटीजन चार्टर वाले में कि सिटीजन चार्टर की एक प्रमुख समस्या यह है कि समयबद्ध अद्यतन नहीं होता है, यानी अद्यतन मतलब अपडेटेशन। ठीक है, शुद्ध हिंदी का कई बार मैं प्रयोग कर देता हूं गलती से। ठीक है, तो क्या कहता है वो कि अपडेट समय समय पे नहीं किया जाता है, एक बार बना के उसको छोड़ दिया जाता है जनरली। ये सेकेंड ARC ने समस्या को बताया है। फिर आप देखेंगे मैंने NGOs, सिविल सोसाइटी की भागीदारी। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स हैं, आप कीवर्ड्स अगर मैं फिर से एक बार जल्दी से लोकेट करूं, कीवर्ड्स क्या हैं, DPSPs हैं, सेकेंड ARC है, प्रमुखवाद है। ठीक है, प्रमुखवाद है। इसके अलावा ई गवर्नेंस है एक कीवर्ड, प्रमुख कीवर्ड। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
सिटीजन चार्टर है, ठीक है, एनजीओज एवं सिविल सोसाइटीज हैं। ये पेपर 2 के कुछ प्रमुख कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर राइटिंग में ध्यान रखने होंगे, ठीक है। इसमें भी ठीक मार्क्स मिले हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 360 डिग्री मूल्यांकन, फीडबैक की प्रणाली, ठीक है। ये चीजें मैंने डिस्कस की है। प्रश्न संख्या 7 बोला है, भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए इससे निपटने के लिए हाल में उठाए गए कदमों पर विवेचना कीजिए। तो देखिए जब ऐसे पूछता है कारक, ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे फिर से बताता हूं। जब ऐसा पूछता है कि तस्करी की समस्या से रिलेटेड प्रश्न आता है, या मान लीजिए ड्रग्स की समस्या से रिलेटेड प्रश्न आता है, अब आंख बंद करके यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम को कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को कोट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत में महिलाएं एवं बच्चों की तस्करी एक प्रमुख समस्या बन के उभरी है। तो आप इस तरह से भी इंट्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं और ये आपका इंट्रोडक्शन को ऑथेंटिक बनाता है। अच्छा, सामाजिक न्याय एवं मंत्रालय मैंने क्यों बोला, मैं क्यों कहा कोट करने को, अपने अनुभव से बोला, एक्सपीरियंस से बोला। क्यों? सामाजिक न्याय मंत्रालय का काम ही है भारत में इन चीजों को देखना, ड्रग्स, तस्करी, इन चीजों का काम देखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का काम है। तो ऑब्वियस सी बात है वो इन चुनौतियों को कहीं ना कहीं चिन्हित करता होगा। मैंने यहां पे क्या किया, जानबूझ के यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम को कोट किया ताकि मैं दक्षिण एशिया में भारत को बता सकूं कि दक्षिण एशिया एक ऐसा स्थान है, तस्करी में भारत यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कारकों को क्या किया, शॉर्ट में तोड़ दिया है, आर्थिक, सामाजिक, आप इसके बारे में अंदर डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इस तरह से मैंने भौगोलिक कारक में क्या, मैंने कई बार डिस्कशन ये किया भी है कि जैसे ये भारत है हमारा, ठीक है, यहाँ पे है गोल्डन ट्राइंगल, यहाँ पे गोल्डन क्रिस्केंट, और ये भारत मुख्यतः आप कह सकते हैं एक इसके परिचालन मार्ग में है, ठीक है। तो ये भौगोलिक कारक भी म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल आदि गरीब राष्ट्रों के साथ होने के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की समस्या भारत में है। फिर मैंने क्या किया, जो बाकी पॉइंट्स बचे उसको अन्य कारक में लिख दिया। और आप अगर डेली आंसर राइटिंग की वीडियोस देख रहे हैं तो आप इन चीजों को अब तक समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर मैंने सजेशन दिए कि ये करना चाहिए, इसके अलावा भारत को सार्क, बिम्स्टेक आदि में इस समस्या के प्रति सहमति बनानी चाहिए। मैंने चीजें डिस्कशन की। हालांकि मैंने यहाँ पे हेल्पलाइन और ऐप को छोड़ दिया था, आप चाहें तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हेल्पलाइन ऐप शिकायत निवारण प्रणाली का शुरुआत किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोगाणु वाहक जनित रोग महामारी की तरह बनकर सामने आए हैं, अतः उन कारकों को रेखांकित कीजिए जिनके कारण इनका उद्भव हुआ है, साथ ही इनके प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन हेतु कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। तो बेसिकली प्रश्न आप पढ़ें और थोड़ा समझें, वीडियो पॉज करके प्रश्न को खुद से समझें। मैं आपको जल्दी क्योंकि हमारे पास फिर से अब टाइम लिमिट हमारा क्रॉस हो रहा है, अब तक मुझे डिस्कशन खत्म करना चाहिए था, फिर भी क्योंकि अभी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रह गए हैं तो मैं इस वीडियो को थोड़ा लॉन्ग करूंगा, लेकिन चीज़ों को आपके सामने डिस्कशन करूंगा। मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया, मैप में बताया कि देखिए ये तराई क्षेत्र है और तराई क्षेत्र आर्द्र उष्ण जलवायु के कारण वेक्टरों के पनपने में योगदान देता है। मैंने मैप के माध्यम से बताया है, ठीक है। आप बाकी चीजें अंदर पढ़ें। फिर यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एग्जाम्पल्स खूब लिखे हैं एग्जाम्पल। उस समय बिहार में चमकी बुखार आपने सुना होगा, बहुत न्यूज में रहा था। यूपी में जापानी इंफ्लाइटिस हमेशा न्यूज में रहता है। केरल में निपाह वायरस आया था। तो रोगाणु वाहक रोग एक महामारी के तौर पे उभरे हैं। मैंने इस तरह से विवरण दिया था और इन्होंने लिखा भी है उत्कृष्ट भूमिका, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कारण को यहाँ पे फ्लो डायग्राम से बता दिया क्योंकि बहुत ज्यादा अपने पास टाइम और स्पेस 150 शब्दों के लिए नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मैंने सारी चीजों को, फिर जो एक प्रमुख कीवर्ड इसमें आया है SDG 6.2, ठीक है। SDG 6.2 क्या कहता है, साफ सफाई एवं स्वच्छता, ठीक है। मैंने उसको भी यहाँ पे कोट किया है कि ये अनिवार्य है, ठीक है, इसका उपाय किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें भी मार्क्स अच्छे मिले हैं, ठीक है। हाँ, एक मुझे जो डिस्कशन करना था IR के प्रश्न, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं आपको। मैंने शुरू में आपसे बोला था थोड़ी सी एनर्जी चिल्ला के डाउन हो जाती है इतने टाइम तक, लेकिन फिर भी आपको प्रश्न मुझे उम्मीद है समझ में आएंगे। जो मैं चाहता हूं वो मैं डिस्कशन करके ही जाऊंगा। देखिए बात क्या है, मैंने क्या बोला था, एक जो ट्रिक है, IR के प्रश्नों में जानकारी के बजाय समझ महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपसे ये चीज यहाँ पे बोली थी शुरुआत में ही। अब मैं उसको वो आपके सामने एग्जाम्पल से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, एक प्रश्न आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न, मैंने एक कोचिंग में IR को पढ़ाया था, कुछ 15-20 दिन मैंने एक कोचिंग में IR का सिलेबस पढ़ाया था। तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लगभग डिस्कशन की थी। मैंने इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी डिस्कशन किया था वहाँ पे। देखिए मैंने बात क्या की, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, वर्षों की उपेक्षा के बावजूद तेजी से विकसित हो रही क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकताएं
अब भारत और इंडोनेशिया को अधिक घनिष्ठता से अपनी नीतियों को समन्वित करने के लिए बाध्य कर रही हैं। चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कहीं भी आपने कोई क्लास की है, आपने कितनी भी चीज़ों को पढ़ा है, आपने प्रीलिम्स की क्लास की है, मेंस की है, कहीं भी आपने कितनी भी चीज़ें रीडिंग की है, भारत इंडोनेशिया पे स्पेसिफिक चीज़ें बहुत मुश्किल है कि आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, भारत इंडोनेशिया में जो प्रश्न पूछा है, भारत जो सिलेबस का हिस्सा है कि विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव, ठीक है, या फिर हिंद महासागर में किस तरह से जो चीज़ें शक्तियों का एकत्रीकरण हो रहा है, इससे प्रश्न यह बना है। ठीक है, आपको यह समझना होगा ऐसे प्रश्न बाउंसर होते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपको आते नहीं है जनरली, लेकिन बाउंसर को अगर आप वीरेंद्र सहवाग की तरह छक्का मारें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, न कि आप उस पर बीट होके और या फिर कैच आउट हो जाए। आपको ये बात को समझना होगा कि आपको आगे बढ़ के शॉट मारने की जरूरत है। और मैंने क्या किया, मुझे बस दो चीज़ें पता थी। एक चीज़ ये पता थी कि भारत इंडोनेशिया के साथ एक कॉर्पेट नाम का समुद्री अभ्यास होता है। ये प्रीलिम से मुझे पता थी। क्यों पता थी? क्योंकि इसको बोलते हैं कोऑपरेटेड पेट्रोलिंग। सिंपल सी बात है, मुझे बस एक चीज़ ये पता थी। दूसरी चीज़ ये पता थी कि इंडोनेशिया में एक बंदरगाह है, उसका नाम है सवांग, और भारत ने हाल में उसको किराए पर लिया है। ठीक है, दो चीजें बस मुझे पता थी और सारा आंसर मैंने लिख दिया। मैंने कैसे आंसर लिखा, देखिए, मैंने मैप बना के इंडोनेशिया को और हिंद महासागर क्षेत्र को दिखा दिया। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र को दिखा दिया। क्यों? प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकता है, और ये क्षेत्र कौन सा है? हिंद महासागर क्षेत्र है। तो मैंने देखिए यहाँ पे दिखा दिया हिंद महासागर क्षेत्र, और इतने पे ही सामने वाला खुश हो गया। दूसरी बात, मैंने कैसे प्रश्न को टैकल किया। इंडोनेशिया क्या है? ठीक है, इंडोनेशिया क्या है? एक आसियान कंट्री है। ठीक है, आसियान कंट्री है, और आसियान के साथ जो हमारे संबंध हैं ये हमने पढ़ा था, ये हमने जनरली पढ़ा होगा। आपने अगर प्रिपरेशन की होगी तो मैंने एक प्रश्न भी डिस्कस किया, एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट नीति में ये सब डिफरेंस मैंने चर्चा भी किया है। जहां मैंने कोचिंग पढ़ाई थी वहां मैंने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन किया था। आपकी बात को समझेंगे कि आसियान, यहां पर आप इस बात को देखें कि आसियान को सोच के आप इस आंसर को कर सकते हैं, और बेसिकली मैंने किया भी भाई। देखिए मैंने क्या बताया, भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंध मुख्यतः भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों तक ही सीमित रहे हैं। मैंने सीधे बताया, बहुत ज्यादा संबंध स्पेसिफिक नहीं है, आसियान के माध्यम से शासित होते हैं। और बाकी मैंने क्या बताया, कॉमन प्रॉब्लम, कि इस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, बाह्य शक्तियों का प्रभाव है। इस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, चीन द्वारा भारत के प्रति आक्रामकता और चीन द्वारा इंडोनेशिया के प्रति आक्रामकता, यानी चीन का प्रभाव। क्षेत्र अस्थिरता से युक्त है। ठीक है, म्यांमार में रोहिंग्या प्रॉब्लम, आतंकवाद, ये सब मैंने डिस्कशन किया। महत्वपूर्ण सीलेन ऑफ कम्युनिकेशन है। आपने देखा होगा मैंने जितनी पॉइंट्स लिखे हैं, एक भी इंडोनेशिया स्पेसिफिक नहीं लिखा है। मैंने सारा क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकताओं, जो कि प्रश्न की मांग भी थी, उसी तरह से आंसर को टैकल किया है। कई लोग क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते देखते इंडोनेशिया पूछा है, कहते यार इंडोनेशिया के बारे में तो कुछ पता नहीं है, छोड़ के चल देते हैं। और देखिए छोड़ के चल देते तो क्या होता, 5.5 मार्क्स आपके सीधे चले जाते। ये बात को समझिए। और मैंने क्या लिखा, एक लाइन का निष्कर्ष यहाँ पे अंतिम में जबरदस्ती हटा दिया। देखिए आप, इस प्रकार इंडोनेशिया से भागीदारी भारत को इस क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता बनाएगी। सिंपल यही बात बता दी, जो कीवर्ड्स हैं IR के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। संबंध को पुनः स्थापित करने के कई प्रयासों के बावजूद भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंध विभिन्न अवरोध निरंतर चिंता का कारण बने हुए। चर्चा कीजिए। ठीक है, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें, आपको भी थोड़ा काम है, और इसकी PDF डाउनलोड कर लें आप टेलीग्राम ग्रुप से। बेसिकली आपको बात ये समझनी है, इसमें मुझे मिले हैं 3.5 मार्क्स। अब इस वजह से नहीं मिले कि मुझे प्रश्न आता नहीं था, ये प्रश्न मुझे ढंग से आता था, सही बताऊं तो, क्योंकि नेपाल तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, चाहे मधेसी प्रॉब्लम हो चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, नेपाल मुझे ढंग से आता था। प्रॉब्लम ये थी, ये प्रश्न मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम था। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ मुझे उस समय 2 मिनट का टाइम मिला था। ठीक है, अच्छा आप सोचेंगे कि सर आपको तो लिखे हो गया 6 महीने, ये चीज़ें आपको याद कैसे हैं? ये चीज़ें याद इसलिए है क्योंकि जब मैं पेपर देता हूँ तो मैं पेपर की पूरी एनालिसिस करता हूँ खुद से। मैं विजन का इंतजार नहीं करता हूँ कि विजन IAS मुझे कॉपी चेक करके भेजेगा तो मैं देखूंगा उन्होंने क्या पॉइंट्स बताए क्या। जैसे कई लोग की मांग होती है, कई लोग मुझे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर कॉपी चेक कर दीजिए, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। ये बात आपको स्वयं पता होनी चाहिए कि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी कॉपी चेक कर पाऊँ। लेकिन जिस दिन आपके अंदर अपो दीपो भव, यानी आप अपना दीपक स्वयं बनने की जो आपके अंदर ललक आ जाएगी, जो आपके अंदर जुनून आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपका सारा काम हो जाएगा। और मैं खुद ही यही काम करता था। मैंने कभी आज तक कोचिंग सेंटर पे मैं गया नहीं हूँ, किसी कोचिंग में पढ़ने नहीं गया हूँ, पढ़ाने भले से गया था। मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। जो मैंने अचीव किया है, भले से मैं अभी तक इंटरव्यू में ही पहुंचा हूँ, अभी मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ें मैंने स्वयं से अचीव की है, खुद की मेहनत और प्रैक्टिस से अचीव की है। तो आप इस बात को समझें,
अपो दीपो भव बनना जरूरी है। मैं जब पेपर देता था तो उसके बाद मैं क्या करता था, पेपर दे के मॉडल आंसर लेके बैठता था, अपने आंसर से मिलाता था, जो मैं एक्स्ट्रा लिखा होता था, जो मैं अच्छा लिखा होता था, मैं उसके भी एक अलग नोट्स बनाता था, और जो पेपर में अच्छा लिखा होता था मैं उसके भी एक अलग नोट्स बनाता था। ठीक है, ये चीज़ें मैं कैसे नोट्स बनाते हैं ये मैं आने वाले लेक्चर्स में अलग से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, दबाव समूह और हित समूहों के मध्य अंतर का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन दबाव समूह और हित समूह, ये जब प्रश्न आया था उससे पहले मुझे पता था दोनों चीजें सेम होती हैं। मेरी जानकारी में आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ लें या फिर आप गूगल सर्च मार लें, मैं तो कहूंगा आप प्रश्न पढ़ने के बाद फिर से सर्च करें गूगल पे, और कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप में कहीं डिफरेंस मिला। मुझे एक बार जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे आज तक कहीं मिला नहीं। लेकिन मिला कहां से, ये मुझे मिल गया मॉडल आंसर से, और मैंने उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न पढ़ते समय मुझे नहीं पता था और आप देखें मैंने आंसर लिखा है, तो बहुत कॉमन चीजें जो मुझे लगी उस समय, थोड़ा सा मैंने जो कीवर्ड पढ़ के जो डिफरेंस निकाल पाया वो मैंने 2-4 पॉइंट लिखे, किसी तरह से भिड़ते गिरते मैंने आंसर कंप्लीट किया, और मुझे मार्क्स कितने मिले, 5। लिखा है प्रथम भाग में ठोस बिंदुओं का अभाव है, दूसरे भाग में प्रयास अच्छा है। क्योंकि 2 पार्ट पूछा था, क्या बोला था देखेंगे, प्रश्न में 2 पार्ट पूछा था। उन तरीकों का सविस्तार वर्णन कीजिए जिसके माध्यम से दबाव समूह भारत में सरकारी निर्णयों और नीति निर्माता को प्रभावित करते हैं। तो मैंने इस चीज का तो बढ़िया से डिस्कशन किया, मुझे पता था, लेकिन जो पहला पार्ट पूछा है कि बताइए दोनों में डिफरेंस, दबाव समूह और जो प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप में डिफरेंस बताना है, तो वो मुझे नहीं पता थी। मैंने आंसर में पढ़ा और मेरा इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो अगला प्रश्न पूछा है, स्थानीय स्वशासन की समस्याएं। ठीक है, देखिए मैं सीधे इसमें आपको काम की चीज बताता हूं। देखिए मैंने यहां भी सेकंड ARC का यूज किया है और सेकंड ARC का पूरा स्टेटमेंट लिखा। सेकंड ARC क्या कहता है, ये निकाय अपनी कराधान की शक्तियों, पथकर, सार्वजनिक भूमि का प्रयोग, मंडी कर, पथ प्रकाश शुल्क आदि का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। ये सेकंड ARC बताता है। जो सेकंड ARC में आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन का एक चैप्टर है पूरा, उसमें ये चीजें डिस्कशन की हुई हैं। और जो मैं डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता हूं उसमें भी एक प्रश्न में मैंने इस चीज को डिस्कशन किया है, प्रॉपर सेकंड ARC का उल्लेख करके। यहां पे देखेंगे मुझे मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों मिले, देखिए यहां पे लिखा भी है वेरी गुड। केस स्टडी मैंने एक छोटी सी किनारे लिख दी बक्सा बना के, जो कि मैं आपसे बार बार कहता हूं। मैंने क्या किया, सीधे देखिए, मुंबई नगर पालिका द्वारा भूमि उपयोग का विशेष मॉडल जिसमें सार्वजनिक भूमि को किराए पर दिया गया है, अत्यधिक राजस्व एकत्रित किया जा रहा है। मैंने कहा जो इनके पास पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुंबई जो बृहन नगर पालिका है उसने एक इनोवेटिव मेथड किया, और क्या किया, सार्वजनिक भूमि को निजी लोगों को देने लगे, उससे ये पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिए। ऐसा भारत में अन्य जगह प्रयास किया जाना चाहिए। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा, वेरी गुड। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नीति आयोग का सुझाव एक जगह और यूज किया था, जैसे आर्थिक संवर्धन परिषद। नीति आयोग आर्थिक संवर्धन परिषदों को विशेष भूमिका देने की बात कर रही है कि शहर में जो निवेश होगा, कोई भी आप देखेंगे नीति आयोग की जो 30 वर्षीय रणनीति है भारतीय शहरों को लेके, इसको एक बार देखें, अवश्य देखें। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने नीति आयोग की जो ये सब स्ट्रेटजी हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, इसको डाला है। आप एक बार फाइल सेक्शन में जाएं, वहां से देखें। तो जो नीति आयोग का सुझाव था, ठीक है, बेसिकली उस सुझाव को मैंने यहाँ पे यूज किया था आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे मैंने क्या किया है, प्रश्न में पूछा था सूचना का अधिकार अधिनियम 2015-2005 में हालिया संशोधन इस अधिनियम को कमजोर बनाएगा और सूचना आयुक्तों के प्राधिकार को छीन करेगा, चर्चा कीजिए। तो मैंने देखिए जो संशोधन है उसको एक टेबल के माध्यम से दिखाया कि 2005 में ये था, 2019 में ये था, और नंबर मुझे बहुत अच्छे मिले होंगे, 7.5 मार्क्स आप देखेंगे यहाँ पे मुझे मिले हुए हैं। ठीक है, मैं अब थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि जल्दी से खत्म हो। अगला बोला है भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। तो मैंने देखिए सीधे रेखांकित किया है परिसीमन की प्रक्रिया। ठीक है, मुझे आर्टिकल नहीं याद था, अब याद हो चुका है। आर्टिकल 82 कहता है परिसीमन भारत में होगा, एक परिसीमन आयोग बनेगा। ठीक है, वहां पे उसमें मुझे नहीं याद था, और अगर आपको याद हो तो अवश्य इंट्रोडक्शन में कोट करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति की बात करता है। आप इस तरह का एक इंट्रोडक्शन अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं याद होने के बावजूद भी मैंने इंट्रोडक्शन एक अच्छा देने का प्रयास किया था। ठीक है, मैंने परिसीमन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां, स्वयं सहायता समूह। इस पे प्रश्न हमेशा आता रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको एक 20 शब्दों की स्वयं सहायता समूह की डिफिनीशन याद होनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों के लिए कीवर्ड्स आपको पहले से याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं स्वयं सहायता समूहों में, जैसे कुडुमश्री, सेवा। ठीक है, सेवा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन, इसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
वुमेन्स एसोसिएशन, ये सेवा का फुल फॉर्म है, ये एक तरह का सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है। कुडुम्श्री केरल का एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है। और इस एग्जाम्पल्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हाल में ही कई सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स आए हैं, आपन समाचार, और आप देखेंगे लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ सबने खाया ही होगा, मुझे उम्मीद है, कमेंट सेक्शन में बताएं खाए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, आप इसको देखें एक बार, क्या मैंने आंसर राइटिंग किया था वो देखें। ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्क्स अच्छे मिले हैं। ये देखिए एक प्रश्न है 16वां, शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत के समाधान का केवल एक भाग है, अतः अब समय आ गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्य पहलुओं पर अधिक बल दें। ठीक है, बोला है केवल एक भाग है, मैंने प्रश्न को फिर से गलत समझ लिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा, देखिए मैंने क्या लिखा, शौचालयों का निर्माण हो गया एक भाग है। हालांकि आप देखेंगे तो मैंने प्रश्न पूरी तरह से गलत नहीं समझा है, मैंने थोड़ा गलत समझा है प्रश्न को। ठीक है, बोला है शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत के समाधान का केवल एक भाग है, तो मैंने ये सोचा भाई निर्माण कर दिए लेकिन लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समस्या है, मैंने इस तरह से आंसर लिखा कि केवल एक भाग है, मतलब निर्माण करने से ही काम नहीं होगा, लोगों को उसका यूज करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। मैंने वो चीजें इसमें आंसर में बेसिकली डिस्कशन की थी। देखिए मैंने क्या लिखा था, अभिवृत्ति परिवर्तन, शौचालयों की गुणवत्ता, ठीक है, खराब सामग्री का प्रयोग, खुले में शौच के अलावा ODF प्लस और ODF प्लस प्लस जैसे मानदंडों का प्रयोग, मैंने इन चीजों को बताया था। आखिरी में पॉइंट लिखा था अपशिष्ट प्रबंधन। लेकिन जो प्रश्न की मांग थी वाकई वो ये थी कि निर्माण के साथ साथ नदियों में जो इसका सीवेज आता है उसको रोकना, जलवायु परिवर्तन को शौचालयों के निर्माण में शामिल करना, जैसे पानी अधिक न बहाना, बायो टॉयलेट्स का यूज करना, बायोगैस शौचालयों से निर्माण करना, इन चीजों की बात की गई है सरकार की नीति में। तो बेसिकली मेरी यहाँ पे थोड़ी कमी रह गई थी, लेकिन मैंने प्रश्न को पूरी तरह से गलत नहीं समझा था। और आप देखेंगे मुझे 3.5 मार्क्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, फिर बोला है कि आप ये देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और मैंने देखिए पूरा प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, प्रश्न आप पढ़ें एक बार। और मैंने इसमें भी 7.5 मार्क्स मिले हैं। मैंने आखिरी में बताया MMR IMR जैसे जो कीवर्ड हैं, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन चीज़ों का मैंने यूज़ किया है और निष्कर्ष में सतत विकास को भिड़ाने का प्रयास किया है। इसी तरह से जो आखिरी क्वेश्चन है, जो एंड क्वेश्चन में डिस्कशन करने वाला हूँ, इसके बाद आप देखेंगे अगर मैं सीधे दिखा दूं कि सब में गुड और मार्क्स तो अच्छे मिले ही, आपने देखा ही होगा शुरू में। मैंने एक बार दिखा देता हूँ, मैप का प्रयोग किया है और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्नों में मैप का प्रयोग किया है। SCO जैसे है, यहाँ पे भी आप चाहें तो मैप का प्रयोग करें, हालांकि मैंने नहीं किया SCO में मैप का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बेसिकली मुझे एक क्वेश्चन और डिस्कशन करना है इसके माध्यम से। भारत में बदलती आर्थिक और जनसांख्यिकी संरचना के आलोक में कौशल सृजन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इस संबंध में स्किल इंडिया मिशन अपने अधिदेश में कितना सफल रहा है, प्रश्न ये पूछा है। बेसिकली प्रश्न कह रहा है कि भारत में आर्थिक और जनसांख्यिकी संरचना बदल रही है, इसके आलोक में। तो ये समझाने के लिए मैंने क्या किया, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, अच्छी भूमिका है लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त रखें। बेसिकली कहा ये गया है, मैंने एक छोटा सा जनसांख्यिकी संक्रमण दिखा दिया कि जनसांख्यिकी संक्रमण में भारत यहाँ पर है। ठीक है, ये स्टेज 1, 2, 3 जनसांख्यिकी संक्रमण आप पढ़ें। तो इस तरह से मैंने अपना आंसर राइटिंग GS पेपर 2 का किया है। और आप देखेंगे ओवरऑल मुझे 116 मार्क्स मिले, जो कि बहुत अच्छे हैं। इसमें भी इंप्रूवमेंट के चांस हैं और इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक एक अभ्यर्थी के माध्यम से, एक सैनिक के माध्यम से हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि निरंतर स्वयं के सुधार पर ध्यान दें, दूसरों की कमियां खोजने के बजाय खुद पे लगे रहें, तो हमारा सुधार अवश्य होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपको ऐसे वीडियोस की आवश्यकता है कि नहीं है। धन्यवाद।